क्लास 10 की एनसीईआरटी पढ़ना स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, इसलिए आज से हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10 के सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। आज जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ेंगे, इन सभी चैप्टर्स का रिवीजन आप हमारे इंस्टाग्राम पेज स्टडीफाई से कर सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर 1 का नेम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये चैप्टर आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को हम काफी इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में ये इमेज आपको क्या क्या बताती है, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। आगे हम चैप्टर्स को कवर करेंगे, इसके पहले आप थोड़ा सा इस चैप्टर का बेस कवर कर लो। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने इस चित्र की श्रृंखला बनाई। अब इस श्रृंखला में इन्होंने बहुत सारे इमेजेस और इमोशंस को कैरी किया है, जिसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। जनतंत्र यानी लोकतंत्र यानी सरकार चुनने का अधिकार, गणतंत्र यानी एक ऐसा देश जिसमें आम आदमी ही रूल करे, यानी आपका जो राष्ट्रपति है, आपका जो प्रधानमंत्री है, वो एक आम आदमी है। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की परिक्रमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। यानी आप ये जो देख रहे हैं, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो इस लंबी लाइन में सभी वर्ग के व्यक्ति हैं, यानी स्त्री पुरुष है, और सभी क्या कर रहे हैं, वो अपने स्वतंत्रता की कामना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। आगे भी आप पढ़ोगे कि अगर किसी भी देश को प्रेजेंट करना हो या उसका रूप बताना हो किसी भी राष्ट्र का, तो उसको नारी का रूप दो। फॉर एग्जाम्पल, अपने भारत को एक भारत माता के रूप में देखा जाता है, किसी आदमी के रूप में नहीं देखा जाता। भारत को प्रेजेंट किया जाता है भारत माता के रूप में। तो यहाँ पर हर राष्ट्र ये चाहता है कि उसकी आइडेंटिटी एक महिला से हो। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। एक हाथ में इनके मशाल है और दूसरे हाथ में क्या है, जो जितने भी मनुष्य हैं उनके अधिकारों का एक घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। यानी निरंकुश सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिनके पास अपनी ताकत होती है। यहाँ पर दिया है एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसे राजशाही शासकों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल, जिनके पास ज़्यादा बल हो, पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। सारियो के कल्पना दर्श में यानी उसकी इमेजिनेशन में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों में समूहों में बटे हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। यानी आप इजीली देख सकते हैं, अगर एक स्टेट को भी लिया जाए तो महाराष्ट्र की ड्रेसअप अलग होगी, अगर पंजाब की देखोगे तो पंजाब की अलग होगी, राजस्थान के जो लोग होंगे उनकी पहचान अलग होगी कपड़ों की, वो धोती और ऊपर साफा पहनते हैं, इस तरीके से पगड़ी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी उनकी जो इमेजिनेशन थी वो ऐसी थी कि जो जिस राष्ट्र का व्यक्ति है उसकी ड्रेसअप अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि उनकी जो इमेजिनेशन है उनमें अलग अलग राष्ट्र के व्यक्ति की ड्रेसअप अलग अलग है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। ये जो इतनी लंबी लाइन आप देख रहे हैं, इनका नेतृत्व कौन कर रहा है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो कि क्या है, अभी तक राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लैग किसको डेडिकेट कर रहा है, जर्मनी को। ये दिलचस्प है कि जिस समय सारियो ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, यानी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत वो नहीं आए थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति हैं, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। यानी अभी तक वो एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, पर उनके अंदर यह चाह थी कि वो भी एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बने। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं।
चित्रकार ने उसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जो आपको दिख रही है ईसा मसीह है, जो प्लस का साइन होता है वो इनका मेन वो धर्म को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और काफ़ी सारे फरिश्ते भी हैं इनके पास जो इनके अंदर एक भाईचारा कायम रखने के लिए कहते हैं। अभी तो चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी तो आगे बहुत अच्छे से चैप्टर हम कवर करेंगे। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियों ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अनंतः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय संस्थानों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं हुई। ये संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। यानी कैसे ये यूरोप बना, किस किस ने इसमें संघर्ष किया, इस सब के बारे में आप इस चैप्टर में जानोगे। अब फर्स्ट पॉइंट आता है आपका फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। अब यहाँ पर आगे एक वर्ड देखा आपने, राष्ट्रवाद। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। इस चैप्टर में हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे एंड इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो जाए। तो फर्स्ट टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, यानी फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुई और उनके बीच राष्ट्र का विचार कैसे आया। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। यानी वो इतना परेशान हो चुके थे कि उन्होंने ये घोषणा कर दी क्रांति के दौरान, यानी अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, यानी वो उसे बिल्कुल संयुक्त करेंगे, जोड़ेंगे। इसी टाइम पीरियड के दौरान स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। स्टेट जनरल का याद रखना, बाद में इसका नाम चेंज करके क्या किया गया, नेशनल असेंबली। इस पॉइंट में इजीली ये दिया गया है कि जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने ऐसे कई कदम उठाए जिससे वो एकता में जुट हुए। यानी पहले से ही वो ऐसा करते आ रहे थे और उनको ये पता था कि हमारे अधिकार क्या हैं। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। अब केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है, यानी ऐसी व्यवस्था जो पूरे देश के लिए समान तरह से लागू की गई हो। यानी जो एक गरीब आदमी के लिए रूल है वही एक अमीर आदमी के लिए होगा। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। यानी अब कोई किसान होगा तो वो अपना धान खुद बेच सकता है, उसके ऊपर ना कोई शुल्क या कर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा और उसको पूरी स्वतंत्रता होगी। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। यानी फ्रांस ने यूरोप के लिए सोचा कि उसे भी निरंकुश शासकों से मुक्ति मिले। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा। यानी जो फ्रांस है वो यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित करने में एक हेल्प करेगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेश में ले जाने लगी।
अब बात आती है नेपोलियन की। तो नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आए, यानी युद्ध में उसने जो भी विशाल क्षेत्र जीते, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। यानी उसने जो सोचा कि ऐसे सुधार मुझे लाने हैं, वो फ्रांस में पहले ही आ चुके थे। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया, यानी अब कोई भी प्रजातंत्र नहीं चलेगा। अब यहाँ पर आपके एग्जाम से क्वेश्चन बन सकता है कि नेपोलियन ने क्या क्या चेंज किए थे। तो फर्स्ट यहाँ पर चेंज था 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। यानी जन्म पर जो अधिकार मिलते हैं, जैसे आप क्षत्रिय हो, आप राजा हो, तो आप राजा का बेटा अब राजा बनेगा, ये ऐसा अधिकार इन्होंने समाप्त कर दिया। दूसरा, उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, यानी जो गरीब अमीर है सभी बराबर होंगे। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और राजगिरी शुल्कों से मुक्त दिलाई। अब कोई भी किसान किसी का दास नहीं रहेगा, वो खुद जाकर अपने धान को बेच सकता है। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटाया, यानी जो बंधे हुए संघ होते हैं उसके नियंत्रण को भी उसने हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा, यानी जो भी यातायात व्यवस्था है उसमें भी उन्होंने सुधार किया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भर तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। इट मीन्स ऐसा तो नहीं है कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कॉइन या अलग अलग सिक्के चलते हो, सभी तरफ एक ही सिक्के को लागू किया गया, ताकि जो भी अगर आप मुद्रा का लेन देन करते हो तो आगे आपकी मुद्रा अलग नहीं होगी और बाकी सामने वाले की भी मुद्रा अलग नहीं होगी। यानी यहाँ पर भी ऐसी राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई जो सभी के लिए समान थी। और एक बात और नोट कर लेना, नेपोलियन को मुक्तिदाता भी कहा जाता था। अब पॉइंट 2 आता है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। पहले हमने किसका पढ़ा? फ्रांस का पढ़ा। अब हम देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ। अब इन डेट्स को तो नोट कर ही लो, ताकि आगे आप जितना भी चैप्टर कवर करोगे उन सब में ये डेट्स रिपीट होने वाली है। 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ और नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई। 1814 और 1815 में नेपोलियन का पतन हो गया और वियना संधि शांति हुई। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1848 में फ्रांस में क्रांति हुई। 1859 से 1870 में इटली का एकीकरण हुआ। 1866 में 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। आगे इनको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर दिया है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, यानी पहले हम कुलीन वर्ग को जानते हैं और फिर पढ़ेंगे मध्य वर्ग को। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। यानी कुलीन वर्ग कौन था? तो कुलीन वर्ग वो था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक होता है, और ये यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इनमें आगे यही लिखा है कि ये ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे और साथ में इनके वैवाहिक बंधन आपस में जुड़े थे। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक के थे और इजीली आपको बस इसमें यही बताया गया। अब नाउ इस पे मूव करते हैं कि मध्य वर्ग कौन है। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बना है। यानी अब मध्य वर्ग वे लोग हैं जो श्रमिक वर्ग से आते हैं, यानी जैसे उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, जो सेवा क्षेत्र देते हैं, वो आपके आते हैं मध्य वर्ग में। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। यानी सबसे पहले जो राष्ट्रीय एकता के विचार आए वो मध्य वर्ग के लोगों के बीच में आए। इन्हें नोट कर लेना। अब उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? उदारवाद यानी लिबरलिज्म,
ये वर्ड लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। यानी जो नए मध्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। यानी अगर आप में से कोई छोटा है, गरीब है, अमीर है, तो सब कानून की नज़र में सब समान होने चाहिए और व्यक्ति को फुल आज़ादी होनी चाहिए अपने किसी भी अपनी स्पीच को रखने के या अपनी बात बताने के। तो यहाँ पर इनका आज़ादी का मतलब ये था कि व्यक्ति जो है वो बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, ठीक है। और उदारवादी यही सोचते थे किसी राष्ट्रवाद की सोच को लेकर। आगे दिया है, राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। यानी जो सबकी सहमति से सरकार बनी हो, वो ऐसी सरकार पर जोर देते थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों के समाप्ति, यानी उनको जो विशेषाधिकार मिले हुए थे जो पादरी वर्ग के लोग थे, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ऐसे जो अधिकार उनके थे, ये अधिकार कौन समाप्त करना चाहता था? उदारवादी लोग। और साथ में संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। यानी वो ये मानते थे कि अगर कोई सरकार बन रही है या कुछ भी काम होता है तो वो संविधान के समक्ष होना चाहिए। आगे दिया है, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। यानी अगर इजीली समझ में आया, देखो मैं इसको इजीली एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर क्या है, आर्थिक क्षेत्र की बात हो रही है, यानी इजीली पैसों के रिलेटेड बात हो रही है। अगर आप कोई या किसान हो तो अपना कोई धान अगर वो बेचना चाहे तो वो अपना धान अपने मूल्य पर अपने हिसाब से बेच सकता है। साथ में किसी भी चीज़ पर आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स न लगाया जाए। जो कर पहले लगाया जाता, जो थोप दिया जाता था कि आपको भरना ही पड़ेगा, अगर आपके पास कृषि है तो कृषि में आपको इतना ज़्यादा कर देना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें वो समाप्त करने के पक्ष में थे, ठीक है। तो ये जो उदारवादी थे वो राष्ट्रवाद को लेकर ये सोच रखते थे। अब आगे आती है नेपोलियन की बात। तो नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों में अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। यहाँ पर इस बात को नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आपको कितने राज्यों का याद रखना है? 39 राज्य हैं जिनका एक महासंघ बनाया गया। किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। अब उसने 39 राज्यों का एक महासंघ क्यों बनाया? इसका भी एक पीछे मेन रीज़न था। फॉर एग्जाम्पल, ईजी लैंग्वेज में समझो, अगर भारत है, ठीक है, अब भारत में जितने भी राज्य हैं, अगर सब में अलग अलग मुद्रा चलेगी तो मुद्रा का विनिमय या आदान प्रदान कैसे होगा? अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आप किसी अदर स्टेट में जाते हो, जैसे अब मान लो आप मध्य प्रदेश से राजस्थान में चले गए, आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको इतना पास जाने पर भी आपकी मुद्रा चेंज करनी पड़ रही है। तो इसलिए अपने पूरे भारत का एकजुट किया गया, पूरे जितने भी राज्य हैं सबको एक भारत में जोड़ा गया। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेपोलियन था उसने भी क्या किया, छोटे छोटे प्रदेशों को एक 39 राज्यों का एक महासंघ बना दिया। अब ऐसा उसने इसलिए किया था कि जितनी भी शर्तें वगैरह, जितने भी कानून बनाए गए, वो सारे एक साथ इन 39 राज्यों पर लागू किए गए। अब मैं आगे बताती हूँ कैसे। इस लाइन को पढ़ो। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधारहित हो। यानी जहाँ पर जितनी भी पूंजी है, यानी पूंजी का आदान प्रदान है, वो बाधा रहित हो, यानी वहाँ पर उस पर कोई बाधा न हो। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन, जो जालवेराइन है, वो स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, यानी जो टैक्स थे वो समाप्त कर दिए गए और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। यानी उस जो संख्या है मुद्रा की, उसको भी थोड़ा लिमिट किया गया। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। एंड आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जो मध्य वर्ग के लोग थे, उनके बीच राष्ट्रीय एकता की भावना जगी। अब इसी का पॉइंट है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था,
के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले, यानी एक प्लेस है वियना जहाँ पर वो मिले एक संधि करने के लिए। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। इस बात को नोट कर लेना, जो सम्मेलन किया गया उसकी मेजबानी किसने की? जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, उन्होंने की। और उसके बाद क्या हुआ? 1815 की वियना संधि हुई, यानी ट्रीटी ऑफ वियना। इसको याद रख लेना, कब हुई? 1815 में, नोट कर लेना, पूछी जाती है। तैयार की, जिसका उद्देश्य कई सारे बदलाव को ख़त्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। यानी नेपोलियन के टाइम पे उन्होंने जिन जिन प्लेसेस पर कब्जा किया, उन्होंने वो सारे प्लेसेस खो दिए। अब ये प्लेसेस तो उन्होंने खो दी, पर नेक्स्ट पेज पर देखो, नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का जो एक जर्मन महासंघ स्थापित किया था, अभी आगे हमने पढ़ा जस्ट, उसको बरकरार रखा गया, यानी उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की गई। इसी के आगे दिया है 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वो आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। यानी जो अंग्रेजों ने किया वो इन्होंने किया। यानी अंग्रेजों का क्या था कि अगर उनके खिलाफ कोई भी बोलेगा, कोई भी भारतीय बोलेगा, तो उनका मुंह बंद कराओ। अगर आप वो कोई प्रेस या अखबार में कोई चीज़ उनके खिलाफ छाप रहे हैं तो उन्होंने अखबार बंद करवा दिए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति में जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। यानी अगर वो अपनी स्वतंत्रता की बात लेकर आए तो उन विचारों को दबा दिया जाए। अब नेक्स्ट पेज पर दिया है 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए, यानी गुप्त संगठन बनाए गए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। आगे दिया है ऐसा ही व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जुसेपी मैत्सिनी। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन थे उस टाइम के, जो क्रांतिकारी रहे हैं कहाँ के? इटली के। तो उनका जन्म वगैरह कहाँ हुआ था? जेओना में हुआ था। और कब? 1807 में। तो उनका जन्म 1807 में जेओना में हुआ, नोट कर सकते हो आप ये सारी बातें। और वो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल के युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया और तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मेर्सेई में इटली, जो यंग इटली है, एक संगठन ये बना था। और दूसरा संगठन बना था बर्न में, जो यंग यूरोप था। यानी फर्स्ट संगठन का नाम है यंग इटली और सेकंड संगठन का नाम है यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा थे। फिर यहाँ पर आगे दिया है मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। और ये मेटरनिक कौन था इसके बारे में हमने आगे पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो। देखो इस पेज को टर्न करो और यहीं पर आपको लिखा है इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ठीक है, तो ये क्या? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब आगे का पॉइंट है क्रांतियों का युग 1830 से 1848। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड, ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। अब जहाँ भी नीट लगेगी मैं आपको उसे एक्सप्लेन कर दूंगी, जो भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर है प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। इसको नोट कर लेना। प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1830 में फ्रांस में। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल कर दिया गया, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका, यानी पूरी तरह से उन्हें हटा दिया।
उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। नोट कर लेना। अब संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है, यानी राजा तो रहेगा, यानी राजा का राज रहेगा, परंतु संविधान के हिसाब से सारा नियंत्रण चलेगा। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यानी यहाँ से सभी अभिजात वर्गों के बीच में राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में प्रारंभ हो गया। आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आ गया जो यूनानी का आज़ादी के लिए संघर्ष कब से स्टार्ट हुआ, 1821 से। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। ये कुस्तुनतुनिया संधि कब हुई, 1832 में, और इस संधि में क्या था कि यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। यानी रूमानी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब ही ये होता है कि आपके अंदर राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया जाए। और रूमानीवाद का मतलब है कि एक ऐसा आंदोलन जिसका उद्देश्य व्यक्ति के मन में राष्ट्रीय भावनाओं को जगाना। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। यानी सिर्फ युद्ध की वजह से राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ, यानी राष्ट्र के प्रति एकता की भावना नहीं बढ़ी। उनकी जो भी कहानियाँ, जो भी अपनी संस्कृति, जो काव्य लिखे गए, जो कहानियाँ रची गई, जो संगीत बनाए गए, वो इस तरीके से जोशीले थे कि लोगों के मन में स्वतंत्रता को लेकर ऐसे भाव उत्पन्न होने लग गए। आइए हम रूमानीवाद को देखें जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। अब ठीक है, इसका नेक्स्ट पेज ये इसी से रिलेटेड है और आगे इस पर यहाँ पर दिया है, इसको देख लो। जिसका 18वीं शताब्दी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। जो आगे पढ़ा वही है। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। यानी वहाँ पर जो स्कूलों में भाषा चल रही थी पोलिश भाषा, उसको हटाकर सब तरफ क्या कर दी गई, रूसी भाषा जबरदस्त उन पर लाद दी गई। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। यानी जो उनके ऊपर रूसी भाषा थोपी गई उन्होंने उसका इस्तेमाल न करके पोलिश भाषा को इस्तेमाल किया। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरी जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनके लिए यह वर्ड यूज़ किया जाता है, पादरी वर्ग, और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। यानी आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से रूसी भाषा का उपयोग नहीं कर रहे हैं और जान करके वो पोलिश भाषा को ही यूज़ में ला रहे हैं। इसलिए इसको एक संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। अब पेज टर्न करने पर आप एक कृषक विद्रोह के बारे में जानोगे। देखो यहाँ पर दिया है कृषक विद्रोह 1848 में। 1848 ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से सभी ऊपर वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। यानी मत देने का अधिकार दिया गया, पर काम करने के अधिकार की गारंटी दी। मतलब ये कि काम भी उनको कराया जाएगा, ये गारंटी उनको मिली। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। देखो यहाँ पर सिर्फ पुरुषों की बात की गई है कि पुरुषों को मताधिकार दिया गया। यहाँ पर महिलाओं के बारे में कुछ भी बात नहीं कही गई। अब जो 1848 में कृषक विद्रोह हुआ उसके बाद ही एक उदारवादियों की क्रांति हुई जिसको हम पढ़ते हैं। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी।
फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित थी। यानी जो जिस टाइम पर कृषि आंदोलन चल रहा था उसी के टाइम पर उसी के समान एक मध्य वर्गों की क्रांति चली, जिनमें फरवरी 1848 की घटनाओं से क्या हुआ, वहाँ का जो राजा था उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। यूरोप के अन्य भागों में जहाँ अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, कौन कौन अस्तित्व में नहीं आया अभी तक, तो जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के जो ये जो राज्य थे वो अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए। वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। आगे दिया है, जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया और 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद रहा। जो आगे मैंने आपको बताया कि पुरुषों को तो मत करने का अधिकार मिल गया पर महिलाओं को नहीं मिला, तो यहाँ पर अभी तक ये विवाद था कि महिलाओं को भी मत करने का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया, यानी अभी भी उनको मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घों में खड़े होने दिया गया। यानी यहाँ जो सभा चल रही है उसमें प्रेक्षक के रूप में जो दर्शक टाइप में होते हैं वो सिर्फ इन चीज़ों को देख सकती थी कि सभा के अंदर क्या हो रहा है, उनको मत देने का अधिकार नहीं मिला। अब जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ, तो यहाँ पर है जर्मनी क्या सेना राष्ट्र का निर्माता हो सकती है। अब देखो, जो राष्ट्रीय भावनाएं थी वो मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। यानी जो वहाँ की फौज थी उन्होंने क्या किया, इनकी जो उदारवादी लोगों की, जो मध्यवर्ती लोगों के अंदर जो राष्ट्रवादी भावनाएं जग रही थी, उन्होंने उनको दबाने की कोशिश करी। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। भूस्वामी क्या, जंकर्स। जो जुंकर्स होते हैं वो क्या है, मतलब एक ऐसी सामाजिक श्रेणी है जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, जो बड़े जमींदार होते हैं। उसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और उसका मुख्यमंत्री ऑटो वामन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंड थी। इसको एक इमेजिनेशन करके देखना, ठीक है। जर्मन राज्यों के राजकुमार, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साई के महल के बेहद ठंडे शीश महल में हुई। यानी जो हॉल ऑफ मिरर्स होता है, जिसको शीश महल बोलते हैं, वहाँ पर इनकी एक बैठक रखी गई। सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में एक नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी। यानी अब जो जर्मन है वो भी एक नया साम्राज्य बन चुका। अब टॉपिक की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ये पॉइंट क्या था, जर्मनी और इटली का निर्माण। तो जर्मनी का निर्माण तो हो चुका है, अब बात आती है इटली की। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इटली। इसका नेक्स्ट पेज टर्न करने पर आप यहाँ देखें, 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। कब की बात हो रही है, 19वीं सदी की।
अब अलग अलग राज्यों का संगठन कैसे होता है, चलिए देखते हैं। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। ये इतावली है इटली और ये सार्डिनिया एक राज्य था इटली का। मंत्री प्रमुख कावर, देखो ये कावूर वाला टॉपिक थोड़ा ध्यान में रखना। प्रमुख जो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पर्सन रहा है, मंत्री प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी इटली को एकीकृत करने के लिए जो आंदोलन चले थे उसका इसने नेतृत्व किया। फ्रांस के सार्डिनिया पिडमॉन्ट की एक चतुर कटुनीति संधि, जिसके पीछे कावूर का हाथ था, ये कावूर का हाथ था इसके पीछे, से सार्डिनिया पिडमॉन्ट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया। अब ये 1858 का चित्र है जिसमें इटली अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। पर अगर आप इस वाले चित्र में देखें तो इसमें क्या है, इटली के सभी राज्य एकीकृत हो गए कब, 1861 में, और वहाँ का राजा किसको घोषित किया गया, इमैनुएल द्वितीय को। तो आप दोनों मैप में डिफरेंस देखिए, ये पहले का इटली है और ये बाद का इटली है। अब इस पेज को देखो, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। अब राष्ट्र की दृश्य कल्पना यानी देखने की कल्पना कौन सी होती है। फर्स्ट मैंने आपको आगे बता दिया था कि किसी राष्ट्र की छवि देखनी होती है तो उसे लेडी के रूप में प्रेजेंट करते हैं, यानी उसे एक नारी का रूप दिया जाता है। जैसे हमारा भारत है तो भारत को बोलते हैं भारत माता। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया, यानी एक राष्ट्र को एक मानव का रूप दो। ये किसने बताया, वहाँ के कलाकारों ने। उन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, यानी ये कोई एक रियल फेस नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनेशन वाला फेस बनाया गया है। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। जिस तरीके से भारत माता हमारे राष्ट्र की पहचान है, उस तरीके से हर राष्ट्र की पहचान को पहले नारी का रूप दिया जाने लगा। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया था। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुए हैं। यानी आपने देखा होगा कानून वगैरह इस तरीके से अगर प्रेजेंट किया जाता है तो आंखों पर पट्टी बांधी जाती है कि कानून अंधा है। यानी ऐसा नहीं है कि आप मेरी पहचान के हो तो मैं आपके पक्ष में फैसला रख दूंगी, ठीक है। तो आगे यही दिया है, इसी प्रकार की नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई का नाम मारियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसने चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादाद में स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है, जो इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। साथ में एक लेडी को प्रस्तुत किया गया है एक राष्ट्र की छवि दिखाने के लिए, और साथ में इनके हाथ में फ्लैग है। अगर हम 26 जनवरी 15 अगस्त पर देखें तो जहाँ रैली वगैरह निकलती है ये स्कूल्स की, तो इनके आगे भारत माता को चलाया जाता है और उसमें भारत माता के हाथ में एक तिरंगा झंडा दिया जाता है अपने भारत का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक राष्ट्र को एक लेडी प्रेजेंट कर रही है। इसमें इस लेडी का नाम मारियान रखा गया है और यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें मारियान की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है।
आगे टर्न करो, यहाँ पर आप द फॉलन जर्मेनिया, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब जर्मेनिया की हालत थी तो वहाँ पर एक लेडी को बिल्कुल हताश तरीके से दिखाया गया है कि उस तरीके से उस देश की हालत कैसी थी। अगर यहाँ पर एक लेडी को इस रूप में दिखाया गया है तो इसका मतलब है कि वह लेडी मतलब अपने राइट्स के लिए खड़ी है, यानी वो देश अपने लिए लड़ाई कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर इस लेडी को शो किया गया है। यहाँ पर लिखा है राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया, यानी जो जर्मेनिया है वो राइन नदी पर पहरा दे रही है। अब लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। अब राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, राष्ट्रवाद, ठीक है। और साम्राज्यवाद होता है जब कोई देश दूसरे देशों पर कब्जा करके उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है, तो ऐसी स्थिति को साम्राज्यवाद कहते हैं। अब इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने वाली हूँ। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। यानी जो पहले उनके अंदर राष्ट्रीय भावना वगैरह थी इस तरीके से, वो अब 19वीं सदी के अंतिम, यानी जो अंतिम तक आते आते, अंतिम चौथाई तक आते आते वैसी भावना नहीं रही। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया, यानी राष्ट्रवाद जो प्रेम की भावना है वो सीमित लक्ष्यों तक रह गई। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यानी अब वो कोई समझौता करना ही नहीं चाहते थे, वो बस लड़ाई के लिए उतर गए। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों को राष्ट्रवादी आकांक्षा का इस्तेमाल किया। यानी अब वो ऐसी कोई भावना अपने अंदर नहीं रखना चाहते थे कि जिससे हम समझौता करें। अब आगे दिया है 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। बाल्कन क्षेत्र के बारे में आप काफ़ी कुछ जानोगे। अब यहाँ पर दिया है इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी, यानी एक तो भौगोलिक भिन्नता थी और दूसरी जाति, अलग अलग जाति के लोग यहाँ रहते थे। अब ये बाल्कन क्षेत्र अभी का कौन सा क्षेत्र है, तो जो रोमानिया, बुल्गारिया, ये ऐसे क्षेत्र जो हैं ये पहले बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था, यानी इनको स्लाव करके बोला जाता था, यानी इनको अगर बुलाना हो तो इनको स्लाव बोला जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, यानी बाल्कन क्षेत्र का जो एक बड़ा हिस्सा है वो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। अब ऑटोमन साम्राज्य के अंदर जितने भी छोटे छोटे कस्बे या राज्य आते थे वो एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी, यानी खुद को वो स्वतंत्र घोषित करने लगे। ऑटोमन साम्राज्य के अंदर वो दबना नहीं चाहते। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। यानी एक इतिहास उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की कि हम पहले स्वतंत्र हुआ करते थे, पर फिर कुछ ऐसी विदेशी शक्तियाँ आई जिन्होंने हमें उनके अधीन कर लिया। जिस तरीके से भारत एक कभी स्वतंत्र देश हुआ करता था, पर क्या हुआ बाद में हमारे ऊपर, जैसे इस पे तो विदेशी शक्तियाँ यानी ऑटोमन साम्राज्य ने इन पर नियंत्रण स्थापित किया, पर हमारे ऊपर ब्रिटिश कंपनियों का शासन होने लगा था, जो अंग्रेज थे उनका शासन हमारे ऊपर होने लगा था। तो अपना जो इतिहास रहा है, जिस तरीके से हम पहले स्वतंत्र थे, फिर हमारे ऊपर कब्जा किया गया, फिर काफ़ी सारे क्रांतिकारियों ने आज़ादी के लिए लड़ाई करी और वापस से हमें आज़ादी दिलाई। तो उसी तरीके से इनका इतिहास रहा है कि पहले ये छोटे छोटे जो राज्य क्षेत्र थे वो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में थे, बाद में उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे, यानी बाल्कन के अंदर जो राज्य थे वो एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। ये हमने आगे जान लिया, यानी उनका बस ये था मकसद कि बस लड़ाई करो, और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद करता था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्य को बढ़ाए, अपना इलाका बढ़ाए, ये वो लोग चाहते थे। अब बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। प्रतिस्पर्धा किस किस में हुई, एक तो व्यापार में हुई, यहाँ पर दिया गया है। एक नौसैनिक सैन्य ताकत जो थी, यानी खुद की जो एक सैनिक ताकत होती है, उनके बीच भी प्रतिस्पर्धा होने लगी कि नहीं तुम्हारी सैन्य शक्ति ज़्यादा है, हमारी सैनिकों की शक्ति ज़्यादा है। इस तरीके से जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उसे यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आने लगी, यानी उसमें दिखने लगा कि क्या क्या समस्याएं सामने दिख रही है। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ।
प्रथम विश्व युद्ध इस बाल्कन वाले क्षेत्र में ही होता है, तो आप इसको आगे देखोगे और ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन। तो आप में से जो भी क्लास 10th में है तो उनके लिए ये आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देख सकते हैं, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दूसरी, तो आप इस वाले वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर है जैसे कि फर्स्ट आपका क्वेश्चन है जोसेफ मैथ्यूनी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक क्रांतिकारी था। अब देखो पेज नंबर 12 पे इसके बारे में है। 12 पेज नंबर पे देखोगे आप तो ये रहा। अब जोसेफ मैथ्यूनी के बारे में मैंने आपको बताया था और कहा भी था कि ये इटली का क्रांतिकारी, एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी था जिसके बारे में आपको नोट करना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन भी बन गया और मैं आपको ये दावे से कह सकती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर से ऐसा कोई भी पॉइंट आपको मैंने नहीं छोड़ा जबकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो यहाँ पर जोसेफ मैथ्यूनी का टॉपिक आप यहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काउंट कैमिलो दे काउर। अब काउर का सिर्फ शॉर्ट नेम दिया था पेज नंबर 20 पर और मैंने इसके बारे में आपको ये बताया भी था कि ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर तो ये मंत्री प्रमुख कावूर, तो कावूर ने क्या किया था, जो इटली के प्रदेश है उसको एकीकृत करने वाले जो आंदोलन चलाए गए थे उसका उसने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिप्पणी करनी है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। तो पेज नंबर 13 पर देखो इसके बारे में। तो ये रहा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ये एक मतलब इसकी वजह से काफ़ी सारी राष्ट्रीय भावनाएं पैदा हो गई थी, तो आप इसको ऐसा कैसा एग्जाम में लिख सकते हैं। अब चौथा आपका नेक्स्ट पॉइंट है जिसके ऊपर आपको लिखना है, तो वो है फ्रैंकफर्ट संसद। पेज नंबर 17 पर आप इसके बारे में देखो, ये रहा फ्रैंकफर्ट संसद जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब पॉइंट 5 पर टिप्पणी करना है आपको, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। अब इसी के नीचे ये वाला टॉपिक है पेज नंबर 17 पे ही, जिसमें आपको मैंने बताया था कि महिलाओं की क्या भूमिका रही एक राष्ट्रवादी संघर्ष के टाइम पे। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे अपने अखबार शुरू किए थे, संगठन स्थापित किए थे, पर फिर भी उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। ये बाकी सारे क्वेश्चन भी आप पढ़ के इस चैप्टर में देख सकते हैं, मैंने सारे कवर करवा दिए हैं। चैप्टर आपका एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। चैप्टर में थोड़ा डिले हो सकता है पर हमारी टीम पूरा ट्राई करेगी कि आपको जल्दी से जल्दी भारत में राष्ट्रवाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए। तो इन चैप्टर्स का रिवीजन आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से कर सकते हैं जिसका हमारा पेज हैंडल है स्टडीफाई। बाकी अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं तो roxen4311 टेलीग्राम यूजर नेम से कॉन्टेक्ट करके आप इजीली ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।